स्वागत है आप सभी का पुनः ऑनलाइन कक्षा में। पीछे हमने प्रत्यय पढ़ा, उपसर्ग पढ़ा, उपसर्ग के बाद प्रत्यय पढ़े। प्रत्यय में हमने दो प्रत्यय बताए, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय के पांचों भेदों को हमने पढ़ा, समझा। तद्धित प्रत्यय के 9 भेद बताए गए, जिसमें 3 भेद स्त्रीलिंगवाचक तद्धित प्रत्यय, कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय और स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। ये 3 भेद हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके बाद चौथा भेद जो आता है, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। हमने ये देखा था कि तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, कृत प्रत्यय क्या होते हैं। ये बताया गया कि जो क्रिया के अंत में प्रत्यय लगाए जाते हैं, यानी क्रिया के मूल रूप धातु के अंत में लगाए जाने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहे गए, और क्रिया के अतिरिक्त जिन शब्दों में प्रत्यय लगाए जाते हैं तद्धित प्रत्यय कहे जाते हैं। तो अब यहाँ देखेंगे, लिखा है कि जिन तद्धित प्रत्ययों से वह प्रत्यय जो क्रिया के अलावा किसी अन्य शब्द में लगाए गए, उनको तद्धित प्रत्यय कहा गया। तो जिन तद्धित प्रत्ययों से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के गुण या विशेषता का बोध होता है, यानी कि यदि प्रत्यय हम लगाए किसी शब्द में और उस प्रत्यय से जो नया शब्द बना, उस नए शब्द से किसी व्यक्ति के या किसी प्राणी के या किसी वस्तु के गुण का या उसकी विशेषता का बोध होता है, उसे गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। जैसे यहाँ पर मूल शब्द दिया गया मैल, प्यास, इसमें आ प्रत्यय लगाया गया तो बना मैला या प्यासा, जो कि क्या है, मैला या प्यासा। प्यासा किसी व्यक्ति की विशेषता बताएगी, वह प्यासा व्यक्ति है, या मैला झोला है, मैला थैला है ना। तो इस तरह से किसी व्यक्ति की विशेषता या उसके गुण के बारे में बताया जा रहा है। ऐसे ही दया या श्रद्धा में लू प्रत्यय लगाया गया, दयालु विशेषता है कि दयालु, या उसका गुण है दयालु, श्रद्धालु। उसी तरह से वान प्रत्यय जोड़ा गया धन में तो बना धनवान, या गुण में जोड़ा गया तो बना गुणवान। तो इस तरह से आ, लू या वान जो प्रत्यय है, इन शब्दों में लगने के बाद किसी व्यक्ति का, वस्तु का गुण या उसकी विशेषता को बता रहे हैं, इसलिए यह प्रत्यय कौन से प्रत्यय कहे जाएंगे, तो गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। इसके बाद आ जाता है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। भाववाचक संज्ञा जो पढ़े होंगे, तो जिन तद्धित प्रत्ययों से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, या जिन तद्धित प्रत्ययों से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है, उन प्रत्यय को भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। और वो कैसे प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। ये ध्यान देना है कि वह प्रत्यय जो किसी क्रिया के साथ न जुड़ करके किसी अन्य शब्द के साथ जुड़े हों, और जुड़ने के बाद जो नया शब्द बन रहा है वह भाववाचक संज्ञा बन रहा है। जैसे बूढ़ा शब्द में जोड़ा गया पा तो बना बुढ़ापा, मोटा शब्द में जोड़ा गया पा तो बना मोटापा। तो बुढ़ापा, मोटापा। चिकना में जोड़ा गया आहट तो बना चिकनाहट, कड़ुआ में जोड़ा गया तो कड़ुआहट, लेख में आवट जोड़ा गया लिखावट, इंसान में ईयत जोड़ा गया इंसानियत। तो ये जो शब्द बन रहे हैं, बुढ़ापा, मोटापा, चिकनाहट, कड़वाहट, ये भाववाचक संज्ञाएं बन रही हैं। तो जिन प्रत्ययों के योग से, यानी कि ये प्रत्यय पा, आहट, आवट, ईयत, इन प्रत्ययों के योग से मूल शब्द इसमें जोड़ा जा रहा है, इन प्रत्ययों को, तो ये भाववाचक संज्ञाएं बन रही हैं। अर्थात ये जो प्रत्यय हैं, इनको कहा जाएगा भाववाचक तद्धित प्रत्यय। भाववाचक तद्धित प्रत्यय के बाद बात करते हैं, तो एक बन जाता है बहुवचनवाचक तद्धित प्रत्यय। तो कुछ ऐसे तद्धित प्रत्यय होते हैं जिनके योग से बहुवचन शब्द का निर्माण होता है, यानी कि ऐसे शब्दों का निर्माण होता है जो बहुवचनवाची होते हैं, यानी कि जिससे बहुवचन का बोध होता है, उन प्रत्ययों को बहुवचनवाचक तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। तो परिभाषा देखेंगे, लिखा है कि जिन प्रत्ययों के योग से बहुवचनवाची शब्दों का निर्माण होता है, उसे बहुवचनवाची तद्धित प्रत्यय या बहुवचनवाचक तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। उदाहरण देखेंगे,
कन्या शब्द में ए जोड़ा गया कन्याएं, कन्याएं बहुवचन हो गया। कन्या शब्द में ए जोड़ा गया कन्याएं। उसी तरह से लता में ए जोड़ा गया लताएं, सेनाएं, चिड़िया आ जोड़ा गया चिड़िया, चूहियाँ। उसी तरह से नदी में नदियाँ इत्यादि शब्द जोड़े गए। यहाँ पर देखेंगे नदी में ईया जोड़ा गया नदियाँ, मक्खी में ईया जोड़ा मक्खियाँ। तो ये जो प्रत्यय है या ए, इन मूल शब्द में लगने के बाद बहुवचन शब्द बना रहे हैं। जो नया शब्द बन रहा है बहुवचनवाची बन रहा है, अर्थात ये प्रत्यय या ए, ये जो प्रत्यय हैं ये आपके बहुवचनवाचक प्रत्यय हैं। उसके बाद है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय क्या है? ऐसे तद्धित प्रत्यय जिनके योग से संबंधवाची शब्द का निर्माण होता है। जैसे मामा में एरा जोड़ा गया ममेरा, कुफेरा, चचेरा, चचेरी। ये जो शब्द हैं संबंधवाची शब्द हैं। तो जिन तद्धित प्रत्ययों से किसी संबंधवाची शब्द का निर्माण होता है उन्हें संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहा जाए। जैसे एरा जोड़ा गया, मैंने बताया एरा जोड़ा गया मामा में तो बना ममेरा, एरा जोड़ा गया मौसा में तो बना मौसेरा, आल ससुर में जोड़ा गया तो बना ससुराल, नाना में जोड़ा गया तो बना ननिहाल। ममेरा, मौसेरा, ससुराल, ननिहाल ये संबंधवाची शब्द हैं। तो जिन तद्धित प्रत्ययों के योग से संबंधवाची शब्दों का निर्माण होता है तो संबंधवाची तद्धित प्रत्यय कहे जाते हैं। लघुतावाची, तो कुछ ऐसे प्रत्यय होते हैं जिनके योग से जो मूल शब्द है उनमें लघुता आ जाती है ना। जिन तद्धित प्रत्ययों से लघुतावाची शब्दों का निर्माण होता है उन्हें लघुतावाची तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण देखेंगे खाट, और खाट शब्द में या जोड़ा गया बन खटिया, डिब्बा से डिबिया, लेकिन लघुतावाची कोठा से कोठरी हो रही है, छाता से छतरी हो रही है, रसा से रसी हो रही है, टोकरा से टोकरी है, लघुता नहीं कमी आ रही है ना। तो जिन प्रत्ययों के योग से, यानी किन प्रत्ययों? तद्धित प्रत्ययों। और वह तद्धित प्रत्यय कौन होंगे? जो क्रिया के अलावा अन्य शब्द में लगेंगे। तो जिन तद्धित प्रत्ययों के योग से मूल शब्द यानी ये जो खाट है, डिब्बा है, कोठा, इसमें लघुता आ जाएगी, उन शब्दों को उन प्रत्यय को लघुतावाची तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। तो इसमें ये लघुतावाची तद्धित प्रत्यय होंगे। लघुतावाची तद्धित प्रत्यय के बाद अंतिम आ जाता है क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय, यानी कि अब क्रम, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये क्रम बताया जा रहा है। तो जिन तद्धित प्रत्ययों के जुड़ने से क्रमवाची शब्दों का निर्माण होता है ना, क्रमवाचक। क्रम देखें, जैसे वहाँ, यहाँ वहाँ प्रत्यय लगाए 9 में तो बना 9वां, क्रम बता रहा है पहला, दूसरा, तीसरा, 9वां। 7 में जोड़ा गया तो बना 7वां। अब हरा एक प्रत्यय है, एकहरा, दोहरा, तिहरा ना। उसी तरह से गुना, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना। तो इस तरह से जिन प्रत्ययों के योग से, कौन से प्रत्यय? तद्धित प्रत्यय। जिन तद्धित प्रत्ययों के योग से क्रमवाची शब्दों का निर्माण होता है वो हो जाते हैं आपके क्रमवाची तद्धित प्रत्यय। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग होता है। इससे पहले एक और चीज़ जान लेंगे कि इसके अलावा जो 9 हमने प्रत्यय पढ़े, इसके अलावा आपकी किताब में कुछ प्रत्यय और दिए गए हैं। इसकी हम बात करें तो आप अपने किताब में देखेंगे संज्ञा से संज्ञा शब्द बनते हैं, विशेषण से संज्ञा बनती है, क्रिया विशेषण से विशेषण बनता है, लिंग बोधक, अभी हमने स्त्रीलिंग पढ़ा, अस्तर बोधक होता है। अस्तर बोधक के बाद व्यवसाय सूचक, जैसे लोहार, सुनार, कुम्हार, जिसमें हमने कर्तृवाचक पढ़ा। इसी तरह से गुणवाचक अभी हमने पढ़ा, कर्तृवाचक संज्ञा भी हमने पढ़ा, भाववाचक संज्ञा भी पढ़े। और कुछ आगत तद्धित प्रत्यय होते हैं, जैसे दान, मंद, ईना, अंदाज, तीरंदाज, है ना, गोलंदाज। इस तरह से कुछ जो आप अपनी किताब में देखेंगे पृष्ठ संख्या 82 पर, कक्षा 9 में दिया गया है, पृष्ठ संख्या 82 पर। इसके बाद हम देखेंगे कि दो प्रत्ययों का एक साथ भी प्रयोग हो सकता है। कहीं कहीं पे ऐसा होता है, प्रायः
हमेशा नहीं होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग हो जाता है। अब देखिए, जैसे राष्ट्र शब्द में दो प्रत्यय जोड़ा गया, ई और ता, तो राष्ट्रीय ता, दो प्रत्यय बने। नीतिक तो नैतिक और ता, इस तरह से ईमानदार ई, तो ईमान में दार और ई दो प्रत्यय जोड़े, ईमानदारी बना। उसी तरह से उपसर्ग और प्रत्ययों का भी एक साथ प्रयोग होता है कि मूल शब्द में उपसर्ग भी लगा रहता है और प्रत्यय भी लगा रहता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे मूल शब्द आचार, आचार में अति उपसर्ग जोड़ा गया तो अत्याचार, और ई प्रत्यय जोड़ा गया तो बन गया अत्याचारी। उसी तरह से मान शब्द में अप जोड़ा गया, यहाँ देखेंगे तो मान शब्द में अप जोड़ा गया, यानी उपसर्ग जोड़ा गया तो बना अपमान, और उसमें इत प्रत्यय जोड़ा गया तो अपमानी। उसी तरह से उपसर्ग में कार, मूल शब्द में उपसर्ग जोड़ा गया तो उपकार हो गया, और अक प्रत्यय जोड़ा गया तो उपकारक। उसी तरह से लभ, मूल शब्द में सु प्रत्यय जोड़ा गया तो बना सुलभ, और ता जोड़ दिया गया प्रत्यय तो बन गया सुलभता। उसी तरह से चित्त, चित्त में निह जोड़ा गया उपसर्ग तो बना निश्चित, और यहाँ पर ता चिंत है या निश्चिंतता। तो इस तरह से उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग भी संभव है। तो ये हमने पढ़ा उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय हम बढ़िया से पढ़ लिए, इसको आप कॉपी में नोट करेंगे और आपकी किताब में इसको पढ़ेंगे। जिसे लिखा है कि प्रत्ययों के आधार पर शब्द निर्माण संबंधी कुछ विचार बिंदु दिए गए हैं कि कहाँ पर उपसर्ग जोड़ा जाता है। इसके बाद आपके पाठ्य पुस्तक में गद्य खंड में, काव्य खंड में कहाँ कहाँ उपसर्ग आया है, कहाँ कहाँ प्रत्यय आया है, कौन से शब्द बने हैं, इसकी चर्चा अभी हम नहीं कर सकते हैं। तो टाइम पढ़ेंगे कि पाठ 7 में कहाँ कहाँ उपसर्ग आया है, पाठ 9 में कहाँ कहाँ उपसर्ग आया है, पूरक किताब में कहाँ कहाँ प्रत्यय आया है, कहाँ कहाँ उपसर्ग आया है। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया। आप इसको फेयर कॉपी में अच्छे से लिखेंगे, समझेंगे। जो नहीं समझ में आएगा वो फ़ोन आदि के माध्यम से पुनः पूछ लेंगे।